हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की करंट अफेयर सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें आज के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता हूँ HSSC 2 HCS सभी एग्जाम्स आपके कवर होंगे इस करंट अफेयर से। ये पूरा निचोड़ निकलता जा रहा है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है उसको देखते हैं। पहला है कि पीएम मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। कौन से शहर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है, ये बताना है आपको। दिल्ली, कानपुर, इसके अलावा गांधीनगर, भोपाल, इन विच शहर, इन विच सिटी, किस में किया है बताइएगा। आपको पता होगा कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती को, ठीक है। और 2014 से 2019 तक हम लोगों ने जो स्वच्छ भारत मिशन था उसमें पूरे भारत को ODF फ्री कर दिया है, ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त कर दिया है 2019 तक जो है। ये भी आपको पता होगा 2014 से 2019 के दरमियान में, उस पीरियड के अंदर, राइट। तो ODF फ्री कर दिया है। अब जो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है इस चीज़ में 5-6 वर्षों के अंदर जो है लोगों के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है पूरी तरह से, कि किस प्रकार से लोगों ने पूरा जो है ODF के अंदर पार्टिसिपेट किया है, शौचालय बनवाए गए हैं घरों में लोगों के, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये आने वाली पीढ़ियों को ये इंटरेक्टिव अनुभव देने के लिए कि किस प्रकार ये परिवर्तन हुआ है, उसके लिए स्वच्छ जो है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया गया है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। इसके अलावा अगर बात करें किस शहर के अंदर है, तो ये दिल्ली के अंदर बनाया गया है, न्यू दिल्ली के अंदर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें 2 अक्टूबर 2019 को जो 150वीं जयंती थी, उसमें हम लोगों ने गांधी जी की 150वीं जयंती जो थी 2019 के अंदर 2 अक्टूबर को, तो उस दिन जो है हम लोगों ने पूरे इंडिया को ODF फ्री घोषित कर दिया था, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। देन अगर बात करें राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की, तो ये 10 अप्रैल 2017 को ही घोषणा कर दी थी। 10 अप्रैल 2017 को इसकी घोषणा कर दी थी मोदी जी ने। चंपारण विद्रोह, चंपारण जो आंदोलन था, चंपारण जो गांधी जी का आंदोलन था, उसके आपके 100 वर्ष पूरे हो गए थे। आपको पता होगा 1917 के अंदर जब गांधी जी भारत में लौटे थे तो उनका पहला जो आंदोलन था वो चंपारणी था, ठीक है ना। केक नाम से मैं बार बार बोलता हूँ, आपको याद भी रख सकते हो आप। जैसे कि पहला क्या था 1917 में चंपारण, देन अहमदाबाद मील स्ट्राइक, और देन खेड़ा जो है ये आपका तीसरे नंबर पे। तो इस प्रकार से सबसे पहले C से चंपारण, देन अहमदाबाद, देन खेड़ा, ठीक है। तो ये चंपारण जो पहला था उसके भी 100 वर्ष थे, तभी बोल दिया था। अभी जो है हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर ये हुआ है आपका? दिल्ली के अंदर। इसके अलावा और बात करें तो ODF प्लस प्रोग्राम भी चल रहा है। ODF प्लस प्रोग्राम क्या है? उसमें जो ठोस अपशिष्ट है उसके प्रबंधन के लिए, प्लास्टिक जो है उसके अपशिष्ट के प्रबंधन, जो बायोडिग्रेडेबल ठोस है उस ठोस अपशिष्ट है उनके प्रबंधन के लिए बात की जा रही है। वो आपका जो ODF प्लस प्रोग्राम है वो जो अभी जारी है उसके अंदर ये सब किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो था उसका भी दूसरा स्टेज अब शुरू हो चुका है। तो उससे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरा स्टेज कब से कब तक है इसका। तो इसका दूसरा स्टेज जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का 2020-21 से 2024-25 तक है, ठीक है। तो दूसरा कब तक है? 2020-21 से 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो है वो सेकंड स्टेज चलेगा। क्लियर है? तो ये आपको कुछ एक चीज़ें इससे संबंधित ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दिल्ली राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2021 की मेजबानी मिली है? कौन से राज्य के अंदर होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो पहले अंडर 17 तक होते थे, 17 वर्ष तक तो अंडर 17 में थे तो इनको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स बोलते थे। अब इसको अंडर 21 तक कर दिया गया है, तो अब इनको बोला जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2018 के अंदर जो है फर्स्ट हुआ था। पहला संस्करण या पहला एडिशन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2018 में हुआ था। कहां पर हुआ था? 2018 में न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था, ठीक है। 2018 में ये कब हो गया और ये कहां हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर विनर कौन था? इसमें कौन विनर था? फर्स्ट नंबर पे कौन था इसमें?
और सेकंड नंबर पे कौन था ये भी बता देता हूं मैं। तो विनर इसमें था हरियाणा, ठीक है। फर्स्ट जो खेलो इंडिया गेम्स था उसमें विनर कौन था, हरियाणा। और सेकंड नंबर पे कौन था, महाराष्ट्र, ठीक है। और नई दिल्ली जो है वो दिल्ली खुद जो है तीसरे नंबर पे रहा था जब 2018 के अंदर फर्स्ट हुआ था। इसके बाद जो दूसरा हुआ था सेकेंड एडिशन इसका, ये कब हुआ, 2019 के अंदर। जब 2019 के अंदर सेकंड संस्करण हुआ तो उसके अंदर सबसे पहले कहां पर हुआ ये पता होना चाहिए, पुणे के अंदर, ठीक है। ये कहां हुआ था, पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। इसके अंदर विजेता कौन था, इसके अंदर विजेता था महाराष्ट्र और फिर हरियाणा और फिर तीसरे नंबर पे फिर से दिल्ली रहा था इसके अंदर। उसके बाद इसका तीसरा एडिशन इसका कब हुआ, 2020 के अंदर। थर्ड एडिशन जो है इसका कब हुआ, 2020 के अंदर, ठीक है। 2020 के अंदर तीसरा एडिशन कहां हुआ, गुवाहाटी असम के अंदर हुआ, ठीक है ना। गुवाहाटी असम के अंदर जो है तीसरा हुआ, जिसके अंदर कौन जीता, फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र और सेकंड नंबर हरियाणा रहा। सबसे ज्यादा मेडल इसमें किसको मिले, महाराष्ट्र को 256 मेडल मिले थे इसके अंदर और हरियाणा को जो है वो 200 मेडल मिले थे इसके अंदर, ठीक है। तो हरियाणा सेकंड स्थान पे रहा था। अगेन दिल्ली जो है वो तीसरे स्थान पे रहा, इसके अंदर भी तीसरे के अंदर भी, ठीक है। इसके बाद जो ये गुवाहाटी में कौन से स्टेडियम में हुआ था अगर पूछे तो इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है गुवाहाटी में, वहां पर जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू और असम के जो चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो इसके अंदर पहली बार जो है 2 गेम्स और शामिल किए गए थे तीसरे संस्करण के अंदर। वो कौन कौन से थे, वो आपके थे लॉन बाउल्स और साइकिलिंग जो है, इनको पहली बार इसके अंदर शामिल किया गया था तीसरे संस्करण में। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्लियर है। तो ये 2 जो है इसके अंदर शामिल हुए। इसके अलावा इसके अंदर जो शुभंकर होता है तो वो इसमें क्या नाम था, जया एंड विजय। ये शुभंकर इसके जया एंड विजय जो है शुभंकर थे इस गेम्स के। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मैक्सिमम पूछ सकता है, हालांकि इसके पूछने के चांसेस कम ही है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी है, यूथ गेम्स से हटकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है उसका भी पहला एडिशन इस बार हुआ है। वो आपका 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच में हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। तो ये भी साथ में ध्यान रखना है, ठीक है ना, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। अब इन गेम्स के अंदर क्या है, हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्पोर्ट्स के लिए लोगों को जागरूक करें और प्रमोट करें, उसके लिए एक हेल्प भी मिले उनको। तो उसके लिए जो भी स्पोर्ट्स पर्सन जो भी एथलीट्स इसके अंदर विनर रहते हैं, जो मेडल लेकर आते हैं, तो उनको जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, 5 लाख रुपया जो है पर ईयर और फॉर 8 ईयर, 8 साल तक, ताकि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सके, अच्छे लेवल तक आगे तक खेल सके। इसके लिए जो 8 वर्षों तक 5 लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा। अब चौथे की बात कर रहे हैं तो चौथा कहां होगा, 4th इसका एडिशन कहां होना है, 2021 में जो चौथा एडिशन होना है वो होगा हरियाणा के पंचकुला के अंदर, ठीक है। हरियाणा में कहां होगा, पंचकुला के अंदर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसमें विनर कौन होगा वो हमें अभी पता नहीं है, वो उसके बाद ही, तो उम्मीद करते हैं हरियाणा ही रहे, हरियाणा में गेम्स हो रहे हैं, राइट। सो देखने वाली बात है कौन होगा। तो चौथा एडिशन जो है 2021 हरियाणा के अंदर होगा। तो ये 4 एडिशन आप लोग ध्यान रख लेंगे तो इसका करेक्ट आंसर दे दीजिए फटाफट से, क्या होगा, हरियाणा, ठीक है। तो चौथा एडिशन जो है खेलो इंडिया का 2021 का जो होगा वो हरियाणा के अंदर पंचकुला में होगा, क्लियर है ये चीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है, पहला अपना न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है खाड़ी देश ने, कौन से खाड़ी देश ने लगाया ये पूछ रहा है। तो बाराकाह न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये लगाया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा, यूएई के द्वारा। इसने गड़बड़ कर रखा है, इधर यूएई आएगा, ठीक है। यूएई के द्वारा जो है पहला परमाणु रिएक्टर जो है, जो बिजली उत्पादन के लिए, देखिएगा जो खाड़ी देश है उनके पास तेल और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो जीवाश्म जो ईंधन है उसी पर निर्भर है। लेकिन अब ये धीरे धीरे शिफ्टिंग कर रहे हैं, जिसमें खाड़ी देश पहला यूएई बन गया है, जिसने अभी न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है, बाराकाह न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है। बाराकाह जो वर्ड होता है ये अरबी वर्ड एक्चुअल में, इसका अर्थ होता है आशीर्वाद, ठीक है ना। बाराकाह का वर्ड का मतलब क्या है, आशीर्वाद जो है इसका अर्थ होता है, अरबी भाषा का शब्द है। बाराकाह न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर लगा है ये यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। तो इसका नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसमें एक्चुअल में एक रिएक्टर के अंदर चार रिएक्टर है इसके अंदर, ठीक है ना। 4 रिएक्टर्स है जो कि 5600 मेगावाट तक का बिजली उत्पादन कर पाएंगे। 5600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, जो कि एक तरह से क्लीन एनर्जी होगी। अभी कोयले से करोगे आप, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन ईंधनों से करोगे तो वो आपकी क्लीन एनर्जी नहीं होती है। और ये देश की कुल खपत का 25% भाग जो है अप्रोक्सीमेटली इसी से इनका काम चल जाएगा यूएई का, समझ रहे हो। 5600 मेगावाट का 4 रिएक्टर, अभी पहली यूनिट शुरू हुई है, बाकी की 3 जो रिएक्टर्स है ये भी अभी जल्दी ही
शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये एक्चुअल में कोर्सियम के तहत हुआ है और उसके अंदर कौन है, सहयोगी कौन है, तो इसके अंदर जो कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो है, कंसोर्शियम में कौन है, कोरिया इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इसके साथ मिलकर जो है लीडिंग जो अथॉरिटी, इसके नेतृत्व में हुआ है ये इस बाराकाह न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे क्या होगा, यूएई जो है, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो उनको भी अचीव करने में उसको हेल्प मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये पूरी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बाराकाह न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। और इसके अलावा यूएई ने बोला है कि हम लोग यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, जो कि आपका न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर यूज होता है, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। तो परमाणु संवर्धन जो है वो लोग नहीं करेंगे, इस बात का उन्होंने बोला है। सो ये भी एक चीज़ है, अदरवाइज इन पर दिक्कत भी आती। सो यूएई ने पहला ऐसा किया है, तो ध्यान रखना, यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है। यूएई ने पहले जो है एक होप मिशन भी लॉन्च किया था, आपको पता होगा। होप क्या था, मार्स पर पहला मिशन जो है यूएई का, उसका क्या नाम है, होप मिशन जो है। तो पहला मार्स मंगल ग्रह पर जाने वाला यूएई का मिशन क्या नाम है, होप मिशन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये कुछ एक चीज़ें यूएई के बारे में। अब इसका आंसर हो गया बी, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? कौन सा बैंक है जिसने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है? कौन से बैंक ने की है, बता दीजिएगा। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक। देखिएगा, एक तो जो मैं टाइटन पे घड़ी के बारे में आप लोगों को बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइटन पे जो है, जो आपकी पहली कॉन्टैक्टलेस वॉच बनाई गई है, जो कि एसबीआई के साथ मिलकर किया गया है, तो वो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको भी ध्यान में रखना है। अब ये पूछ रहा है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट जो है, इसकी सेवा जो सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए किस बैंक ने शुरुआत की है, तो इसका आंसर आपको देना है। इसमें क्या रहेगा, एक्चुअल में आप घर बैठे बैठे लिंक पे जाओगे और वहां पर अपना केवाईसी भरो, आधार, पैन जो भी चाहिए उसको देना है, आधार कार्ड नंबर चाहिए, ओटीपी जो आएगा उसके मोबाइल नंबर पे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। इसके अलावा पैन कार्ड चाहिए इसके लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो है आपका अकाउंट घर बैठे बैठे खुल जाएगा। ठीक है, उसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं है, कोई जो है पेपर वर्क नहीं है, नो पेपर नो फिजिकल। ठीक है, सो इस प्रकार से जो है ये अकाउंट खोला जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है डिजिटल इंडिया प्रमोशन की तरफ, या डिजिटलाइज जो है सेविंग अकाउंट खुल रहा है आपका एक तरह से। तो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किस बैंक ने किया है, ये आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा। तो ये आंसर क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे किया है। आपको ये भी पता होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो विजया बैंक, देना बैंक जो है, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया था और उसके बाद जो है बैंक ऑफ बड़ौदा एक सिंगल बैंक बना दिया गया था। ये थर्ड लार्जेस्ट बैंक है कंट्री का। उससे पहले 2017 में एसबीआई के साथ भी कई बैंकों को मर्ज किया गया था। तो ये जो है इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है कंट्री का, बैंक ऑफ बड़ौदा। देना बैंक और विजय बैंक जो है, इन तीन दोनों को मर्ज कर दिया गया था और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ तो तीन बैंक मर्ज होकर बैंक ऑफ बड़ौदा बना हुआ है। तो कंट्री का थर्ड लार्जेस्ट बैंक है ये, और इसने शुरू किया इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वडोदरा गुजरात के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, वडोदरा गुजरात के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, एमडी एंड सीईओ कौन है इसके, तो वो है संजीव चड्डा जो है, वो एमडी एंड सीईओ है। ठीक है, एमडी एंड सीईओ है संजीव चड्डा, किसके, बैंक ऑफ बड़ौदा की। क्लियर है? तो ये कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है? कौन सी योजना की, इंदिरा वन मितान योजना की, बताइएगा। इंदिरा वन मितान योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने की है, या झारखंड ने, या छत्तीसगढ़ ने, या हरियाणा ने? किस गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है? आंसर इट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो फॉरेस्ट डिवेलर है, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरुआत की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। उनको इस चीज़ के लिए इनकरेज किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स है उनको लगाओ, मेडिसिनल प्लांट्स जो है उनको लगाओ, जो दवाइयाँ बनती है ऐसे प्लांट्स लगाओ, या फिर फल देने वाले जो है वो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। तो उनसे आजीविका भी बनेगी और
और उनका भी जो है एक तरह से काम बढ़ेगा। तो इसके लिए जो इंदिरा वन मितान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल्ड एरिया जो है या फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है, जंगलों में रहने वाले शेड्यूल्ड एरिया जहाँ पर है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है, तो ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की बात आ रही है तो छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा भूपेश बघेल जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और अनुसुईया उइके जो है वो वहाँ की राज्यपाल है। अनुसुईया उइके जो है वहाँ की राज्यपाल है, उइके। क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें वहाँ पर विधानसभा सीट्स कितनी है, तो विधानसभा सीट्स है वहाँ की 90 विधानसभा सीट्स है, और 11 जो है वो लोकसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें वहाँ पर है 5 है। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अपने आप में जो है ये इंदिरा वन मितान योजना जो है इन्होंने शुरू की है, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स और फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स जो है उन फल देने वाले और दवाइयों वाले पेड़ पौधों पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के लिए तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है? तो मधु है बाबू पेंशन योजना किस राज्य ने की है बताइएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। विच स्टेट? एक्चुअल में ये सामाजिक सुरक्षा स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसमें राज्य के 5000 ट्रांसजेंडर्स जो है 5000 के आसपास जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको प्रति महीना जो है 500, 700, 900 रुपया दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर एज। किस एज कैटेगरी में कौन आ रहा है, और इसके लिए शर्त क्या है? पहले से स्कीम चली आ रही है जो कि वृद्ध लोगों के लिए भी है और इनके लिए है, लेकिन इसके अंदर अभी इनको ट्रांसजेंडर्स को शामिल किया गया है। जैसे पहले जो है वुमेन जो डाइवोर्स केसेस जिनके चल रहे हैं उनको भी पेंशन मिल रही थी, लेकिन इसके अंदर शर्त क्या है कि 40,000 पर ईयर से इनकम कम होना चाहिए। 40,000 रुपया प्रति वर्ष जो है इस इनकम इससे कम होना चाहिए, ये इसके लिए शर्त है, वही इस स्कीम का इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो मधु बाबू पेंशन योजना जो है इसके अंदर क्या है, ट्रांसजेंडर्स को एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत जो है ट्रांसजेंडर्स को पेंशन दी जाएगी, जो कि उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है 500, 700, 900 जो है इस रुपीज़ के अंदर जो है उनको दिया जाएगा। क्लियर है, ताकि उनका गुजारा अच्छे से चल पाए। ट्रांसजेंडर से संबंधित आपको पता होगा आर्टिकल 377 जो है 377 धारा जो है उस पर गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया था, जिसमें इस चीज़ को वैलिड कर दिया। तो अभी ट्रांसजेंडर जो है वो एक नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हैं, उनको अपना जो अधिकार था वो उनको मिल चुका है, और इसके बाद अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग फील्ड्स के अंदर अच्छा काम ये भी कर पा रहे हैं, विद डिग्निटी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 377 भी आपको पता होना चाहिए ट्रांसजेंडर से संबंधित। क्लियर है। इसके बाद उड़ीसा की बात हो रही है, तो उड़ीसा के सीएम आपको पता है नवीन पटनायक है, और वहाँ के गवर्नर कौन है? वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। क्लियर है, तो मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा शुरू हुआ है? कौन सा शहर है भारत का जिसमें पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा शुरू हुआ है? बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली और भोपाल। ईवी समझते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, कौन से में हुआ है बताइएगा। इन विच स्टेट और इन विच स्टेट, किस शहर में हुआ है, इन विच सिटी, बता दीजिएगा। ये हुआ है आपका दिल्ली। करेक्ट, दिल्ली के अंदर जो है ये किया गया है पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हम लोगों को पूरा प्रमोट करना है आने वाले टाइम में, क्योंकि हम लोग ये जो एनर्जी के जो बाकी के सोर्सेज है, जैसे कि पेट्रोलियम, इसके अलावा प्राकृतिक गैस भी हो इवन चाहे, उन सब की तरफ हम लोग चाहते हैं कि इनसे भी अलग जो है हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाए पूरी तरह से, ताकि पर्यावरण को जितना हो सके उतना बचाया जा सके। इसीलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया है। ये चेल्मसफोर्ड क्लब जो है आपकी दिल्ली में, वहाँ बनाया गया है। चेल्मसफोर्ड क्लब कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। राइट, इसके अंदर और क्या चीज़ है? चेल्मसफोर्ड क्लब दिल्ली के अंदर बनाया गया है। इसके अंदर और क्या ध्यान रखना है आपको कि इसके द्वारा जो है ये स्थापित किया गया है, तो इसकी स्थापना की गई है EESL एंड NDMC दोनों ने मिलकर किया है, उनके द्वारा इनकी स्थापना हुई है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज
लिमिटेड। एंड एनडीएमसी कौन है? न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इन्होंने मिलकर किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एनडीएमसी एंड ईएसएल ने दोनों ने इसकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर की चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की है। क्लियर है? इसी के साथ जो है वहां पर एक रेज नाम से भी उद्घाटन किया गया है, रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी सिस्टम। ये रेज नाम से शुरू किया है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वहां पर क्या शुरू किया गया है, तो उसका ध्यान रखना कि रेज किससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है, RAISE। रेज किससे संबंधित है? ये वायु गुणवत्ता सुधार से संबंधित है, ठीक है। ये भी दिल्ली के अंदर शुरुआत हुई है वायु गुणवत्ता सुधार के लिए, रेज इससे संबंधित है, आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर और बात करें तो रोजगार पोर्टल जो है वहाँ पर दिल्ली में शुरू किया गया, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें दिल्ली के अंदर, लेकिन ईवी जो है आपको ध्यान रखना, देश का पहला है ईवी, तो ये दिल्ली के अंदर हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मतलब क्या है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। तो इसके लिए पूछ रहा है आपसे कि भारत को कौन सा स्थान मिला है, हिंदी भाषा में क्या है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। तो बता दीजिएगा भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है। एक्चुअल में एक कंपनी है, एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, कुसमैन एंड वेकफील्ड नाम से, ठीक है ना। एक कुसमैन एंड वेकफील्ड नाम से एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी है, या यूएसए बेस्ड, उसके द्वारा जो है ये जारी किया गया है, ठीक है। इसके द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें 48 देशों को शामिल किया गया था, 48 कंट्री को शामिल करके 48 देशों में, जो यूरोप से, एशिया से और आपका यूएस, आपका अमेरिका जो है, उन महाद्वीपों से शामिल करके 48 देशों को शामिल किया गया है। ये क्या बताएंगे कि कोविड-19 के बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें कितना रिस्क किस देश के अंदर है, तो ये आपको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अंदर बताया जाएगा। इसके अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो आंसर पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है, तो मैं बता देता हूँ किसको कौन सा है। पहले स्थान पे इसमें है चाइना, चाइना जो है फर्स्ट पे है। उसके बाद सेकंड जो आ रहा है आपका यूएसए, और थर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है इंडिया। तो चाइना, यूएसए और इंडिया, ये जो है 3 स्थान तक है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चाइना, यूएसए, देन इंडिया। क्लियर? 48 देश है, इसमें भारत का तीसरा स्थान है, तो आपको पता होना चाहिए। तीसरा रिस्क में है, तीसरा कोई ज़्यादा अच्छी वाली बात नहीं, कहीं ये सोच रहे हो अच्छा हम लोग तीसरे नंबर पे है। ओके, सो विनिर्माण जोखिम सूचकांक जारी हुआ है जो। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक कौन है? क्या है? इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसके लेखक बताना है, बताइएगा आंसर। इफ इट ब्लीड्स, डेविड हसन, स्टीफन किंग, एलन फॉक्स और लियाम जोसेफ, कौन है बता दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? स्टीफन किंग का पुस्तक है इफ इट ब्लीड्स। किसका है? स्टीफन किंग जो है उनका लिखा हुआ पुस्तक है इफ इट ब्लीड्स। और ये पुस्तक जो है एक्चुअल में एक बम विस्फोट पर जो आधारित पुस्तक है, जिसके बारे में लिखा गया है। और यूएसए बेस्ड राइटर है स्टीफन हॉकिंग, काफ़ी जाने माने जो है राइटर है, यूएसए बेस्ड राइटर है स्टीफन किंग। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ एक और भी पुस्तक जो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, उनके बारे में भी एक दो मैं इधर ही बता देता हूँ। जैसे कि एक है अमेजिंग अयोध्या पर जो है एक बुक लिखी गई, अमेजिंग अयोध्या जो है, ये किसकी है? नीना रॉय की बुक है अमेजिंग अयोध्या। तो ये आपको पता होना चाहिए, अमेजिंग अयोध्या किसकी है? ये नीना रॉय की है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट, और कौन सी? ओवरड्राफ्ट सेवियर ऑफ द इंडियन सेवर,
ये इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। उर्जित पटेल का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। उर्जित पटेल जो है 24th RBI गवर्नर जो रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई है, उर्जित पटेल जी के द्वारा, सेवियर ऑफ द इंडियन सेवर। क्लियर? तो ये इनकी है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि उर्जित पटेल जैसे कि RBI गवर्नर अगर कोई बुक लिख रहा है तो अब डेफिनेटली उस पर पूछा ही जाएगा सवाल। क्लियर है ना? तो उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा और बात करें तो एक पुस्तक है द इंडिया वे। एक पुस्तक है द इंडिया वे या द इंडियन वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अनसर्टेन वर्ल्ड, अभी वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी ना कोविड-19 के चलते, तो स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, उनके द्वारा लिखी गई है। तो अगेन इंपॉर्टेंट, एस जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री जो है, फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया के हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक बुक है जो पीवी संधू पर लिखी गई है। पीवी संधू का नाम आपने सुना होगा। सटलिंग टू द टॉप, सटलिंग टू द टॉप, सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी संधू, द स्टोरी ऑफ पीवी संधू। अच्छे से नाम सुना है आप लोगों ने पीवी सिंधु का। तो ये जो है ये किसने लिखी हुई है? ये लिखी हुई है बाय वी कृष्णा स्वामी, वी कृष्णा स्वामी, ये उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ एक पुस्तक जो है तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। और भी कई है जो 2019-20 के अंदर जो है आई है, बट ये कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है आपको ध्यान रखना ही रखना है। क्लियर है ना? तो ये मैं फिर से बता देता हूँ। इफ इट ब्लीड्स जो है स्टेफन किंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजिंग अयोध्या किसकी है? नीना रॉय। ठीक है। इसके बाद जो है ओवरड्राफ्ट सेवियर ऑफ द इंडियन सेवर किसकी है? उर्जित पटेल, 24वें गवर्नर जो थे RBI के। द इंडियन वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, एस जयशंकर। और सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये है बाय वी कृष्णा स्वामी। क्लियर है? तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका, इसका आंसर स्टेफन किंग। क्लियर? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? कौन सा अवार्ड? एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किसे किया गया है? बताइए कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है या झारखंड है? तो इससे किया गया है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, छत्तीसगढ़ को किया गया है सम्मानित इससे। छत्तीसगढ़ को क्या है ये? इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड जो है एक्चुअल में सीएम में, छत्तीसगढ़ में एक सीएम दर्पण जो है पोर्टल था। सीएम दर्पण पोर्टल क्या है एक्चुअल में? सीएम दर्पण पोर्टल भी है एक तरह से, आपकी वेबसाइट भी है ये, और मोबाइल ऐप भी है। मोबाइल ऐप भी है, वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप बोथ। इसमें क्या था कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स लॉन्च की गई थी छत्तीसगढ़ में, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, डिजिटली मॉनिटरिंग करने के लिए ये सीएम दर्पण पोर्टल था। ठीक है, डायरेक्ट जो है उनकी मॉनिटरिंग हो सके डिजिटली, जो भी स्कीम चल रही है उनमें क्या प्रोग्रेस हुई है, कितना क्या चल रहा है, तो उन चीज़ों के लिए था ये कार्य हो रहा था। उसी के लिए जो है एक IIT इंस्टीट्यूशंस, इलाइट टेक्नो इंडिया करके है, IT इंस्टीट्यूशन टेक्नो इंडिया, ठीक है ना? टेक्नो इंडिया, IT इंस्टीट्यूशन टेक्नो इंडिया, या IT इंस्टीट्यूशन एलाइट टेक्नो इंडिया है वैसे पूरा नाम, एलाइट टेक्नो इंडिया अंडर डिजिटल इंडिया मिशन जो है, इनके द्वारा न्यू दिल्ली बेस्ड जो है, ये नई दिल्ली के अंदर है, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये दिया गया है आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को। ठीक है, न्यू दिल्ली अंडर डिजिटल इंडिया मिशन। तो IT इंस्टीट्यूशन इलाइट टेक्नो इंडिया नाम से है न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके द्वारा जो आपकी सीएम दर्पण पोर्टल जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप के थ्रू जो काम किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, उसके लिए इसको ये अवार्ड दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यही थे आज के क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो थे, तो इनको आप बार बार रिपीट और रिवीजन करते रहिएगा।
ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ। और पहले वाले क्वेश्चन अभी भी बाकी हो किसी के तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज़ है जो कि 2020 के पूरे करंट अफेयर्स आपके इंक्लूड करती है, राइट। तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। कुछ एक क्वेश्चन जो है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं बीच बीच में कोशिश करूँगा एक दो को शामिल करने की। जैसे आज के लिए हम लोगों ने देखा था कि चौथा संस्करण कहाँ पे होना है, 4th एडिशन जो है खेलो इंडिया गेम्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हरियाणा के अंदर होना है बेसिकली, पंचकुला के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको बार बार रिपीटेडली जो है पढ़ने की आवश्यकता है, पूछे जाते ही जाते हैं। क्लियर है। सो इसी के साथ आज की सीरीज यहीं पर समाप्त, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।